बच्चों, क्लास 9th के प्रत्येक बच्चे का ऑनलाइन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। बच्चों, मैं सामाजिक विज्ञान में जो नागरिक शास्त्र का जो भाग है उसमें से मैंने जो पाठ लिया है चुनावी राजनीति, उस दिन मैंने आपको पढ़ा चुके हैं। इसके बारे में जो प्रथम भाग था मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि चुनाव क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, चुनाव अभियान, मतदान के बारे में, निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास, बाकी मैं आपको पॉइंट्स बता चुकी हूँ। आज मैं जो चुनावी राजनीति जो मैंने पाठ लिया है बच्चों, इसमें मैं जो आपको बताने जा रही हूँ भारत में चुनाव के विभिन्न सोपानों का वर्णन। सोपान मतलब जो स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना, किस तरह से जब चुनाव होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, जो कि भारत में चुनाव के विभिन्न सोपानों का जो वर्णन है, मतलब कि जैसे कि मैंने बताया ना स्टेप बाय स्टेप, यानी सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, प्रत्याशी द्वारा नामांकन, है ना। जब चुनाव की घोषणा हो जाती कि हाँ चुनाव होना है तो सबसे पहले क्या होता है, प्रत्याशी द्वारा नामांकन, यानी जो नामांकन के लिए जो अपना जो खड़ा होना चाहता है प्रतिनिधि के रूप में ना, चुनाव में जो खड़ा होना चाहता है प्रत्याशी के रूप में, वो सबसे पहले अपना नामांकन यानी कि अपना नाम भरता ना, कि पहले उसका नाम आना चाहिए, यानी कि वो नामांकन के लिए फॉर्म भरता ना, और जब वो नामांकन यानी इसका नाम पास हो जाता है तो वो खड़ा हो सकता है, यानी कि उसको जो टिकट मिल जाती है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि प्रत्याशी द्वारा नामांकन है, कोई भी व्यक्ति जो मतदान कर सकता है ना, वह चुनाव प्रत्याशी बन भी सकता है, यानी कि जो मतदान करता है यानी जो वोट देने का अधिकार है जिसके पास, वो चुनाव में प्रत्याशी बन सकता है, यानी कि चुनाव के लिए वो खड़ा भी हो सकता है। किंतु मतदान हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष है ना। मतदान यानी कि जो वोट डालने वालों की कितनी आयु है बच्चों, 18। लेकिन प्रत्याशी बनने की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी है, 25। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी नामांकित करते हैं और उस दल का वो क्या करता है, उसको नामांकन मिल जाता है और उस चुनाव में खड़े होने के लिए उसको एक निशान यानी चिन्ह भी मिलता है। बच्चों, राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी नामित करते हैं जिन्हें उस दल का चुनाव चिन्ह यानी चुनाव निशान जो था नामांकन उपलब्ध हो जाता है, अर्थात दल द्वारा नामांकन दल को टिकट भी कहा जा सकता है। चुनाव लड़ने की इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन पत्र भरना होता ना, यानी वो खड़ा होना जा रहा तो उसको सबसे पहले पत्र भरना पड़ता तथा उसे ज़मानत के रूप में कुछ पैसे भी जमा करने होते हैं ना। कभी कभी देखते हैं ना, बहुत से लोग हार जाते तो उसको ज़मानत के रूप में जो उसका पैसा होता है वो नहीं मिलता, लेकिन कहते हैं ना इतना सीट ज़रूर मिलनी चाहिए कि वो व्यक्ति जीत सके, कि हाँ कह सके कि हाँ इतना मतलब उसका जो ज़मानत है वो बेकार ना जाए, जिस रूप में उन लोग पैसे जमा करते हैं, और इतनी मतलब उसको वोट ज़रूर मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा उस नामांकन के लिए खड़ा हो सके। कहने का तात्पर्य बच्चों कि नामांकन पत्र भरना होता है तथा उसे जमानत के रूप में कुछ पैसे भी जमा करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, जो व्यक्ति को सीट मिल जाती है यानी कि वो प्रत्याशी के रूप में उस दल का के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा होना चाहता है, तो सबसे पहले उसे फॉर्म भरना पड़ता है, वो 25 वर्ष का हो। उसके बाद जब उसे सीट वो टिकट मिल जाती है तो वो ज़मानत के रूप में कुछ पैसे जमा करता है। ये हमने देखा प्रत्याशी द्वारा नामांकन, यानी कि जो व्यक्ति जिस दल से खड़ा होता है। अब हम देखते हैं चुनाव अभियान। चुनाव अभियान का मतलब होता है, अब हम देखते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट जो चुनाव अभियान, यानी जब चुनाव का जब समय शुरू होता है ना, उस समय क्या क्या होती है ना। चुनाव अभियान की पूरी प्रक्रिया जो होती है, प्रत्याशियों की अंतिम सूची की घोषणा में मतदान की तिथि यानी कि मतदान की जो डेट होती है, दिनांक होती है ना, डेट लगभग 2 सप्ताह की अवधि तक होती है, यानी 2 हफ्ते तक की वो क्रियाशील रहती है, यानी कि उस समय तक अभियान चलता रहता चुनाव का है। चुनाव अभियान के दौरान यानी चुनाव के समय प्रत्याशी अपने मतदाताओं से संपर्क करता है ना, घर घर जाके ना क्या करते हैं, लोग उसे मिलते, एक दूसरे से मिलते हैं, चुनावी सभाओं का संबोधित करते हैं। तुमने देखा होगा ना, जब चुनाव होने वाले तो लोग जो नेता खड़े होते हैं वो सभाओं को जगह जगह मीटिंग्स टाइप का करते हैं ना, सभा संबोधित करते हैं और उनको अपने बारे में बताते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल अपने समर्थकों को जागरूक करते हैं ना, कि किस तरह से जो प्रतिनिधि को सपोर्ट करते हैं, जो उसके समर्थक होते हैं उनसे वह मिलते हैं, उनको जागरूक करते हैं। समाचार पत्रों है ना, दूरदर्शन
चुनाव सभाओं, पोस्टर, होर्डिंग इत्यादि के द्वारा वो क्या करते हैं बच्चों, चुनाव अभियान के दौरान अपना प्रचार करते हैं, है ना, जनसाधारण से। और क्या करते हैं बच्चों, और उसके अभियान और क्या करते हैं, चुनाव के समय राजनीतिक दल बड़े बड़े मुद्दों की जनसाधारण का ध्यान आकृष्ट करते हैं ना, लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं, ताकि जब व्यक्ति जो खड़ा हो रहा उसकी नीतियों पर ध्यान दें, प्रयास करने का। और जगह जगह जाते हैं लोग, मिलते हैं उनसे, जिसके लिए समानता लुभाने वाले नारे तैयार करते हैं ना। देखा भी होगा तुम लोगों ने, जगह जगह मीटिंग्स होती है और फिर नेता लोग घूमते हैं, हर जगह जाके नारे लगाते हैं, ताकि लोग उन पर ध्यान आ सके ना, कि कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, किसकी नीतियाँ क्या हैं। ये सब किसके दौरान रहता है, चुनाव अभियान, यानी कि चुनाव का जो समय होता उस समय तक जो प्रतिनिधि होते हैं, जो लोग खड़े होते हैं, वो लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करते रहते हैं। अब हम आते हैं मतदान। मतदान मतलब जो लोग वोट डालते हैं। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। किस पे आते हैं, मतदान, यानी कि वोट, जिस दिन वोट डलता है ना। अब हम देखते हैं कि मतदान के दिन मतदाता अपना वोट देते हैं। जिन लोगों को मतदान का अधिकार है वे निकटतम मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करते हैं ना। जो सबसे नियर होता है, जिसका जहाँ से वोटर लिस्ट में नाम आया रहता है, वहीं पर जाकर वो क्या करते हैं, वोटर्स जो होते हैं यानी वो जो मतदाता होते हैं, जाके अपने मत का प्रयोग करते हैं। मतदान करने वाले व्यक्ति की उंगली पर एक पहचान चिन्ह लगाया जाता है। कभी आपने ध्यान दिया कि देखना तुम लोग के मम्मी पापा जब 18 साल के जो व्यक्ति हो जाते हैं और जब वोट डालते हैं तो उनके देखा होगा उंगली पर एक चिन्ह बनाया जाता है, जिससे कोई भी मतदाता एक बार से अधिक मतदान ना कर सके। बच्चों ये क्यों लगाया जाता है, इंक ऐसी इंक होती जो कभी मिटती भी नहीं हो, घर आके कितना भी हम पोंछेंगे वो इसलिए नहीं करते ताकि कोई भी व्यक्ति डबल वोट ना डाल सके, दोबारा अपने मत का प्रयोग ना कर सके। ये होता है मतदान। बच्चों अब हम आते हैं मतगणना। मतगणना मतलब मतों की गणना ना। जब व्यक्ति जब मतदान हो जाता है तब मतों की गणना होती है ना, मतों को गिनना होता है कि किस व्यक्ति को कितने वोट मिले। मतदान की अवधि समाप्त होने के बाद बच्चों ईवीएम मशीनों के सील कर दिया जाता ना, जिसमें पहले तो तुम लोग को मालूम होगा कि उस तरह की होता था, एक बैलेट पेपर होता था, उस पर मुहर लगा दी जाती थी जिसका जो चुनाव चिन्ह होता था। लेकिन अब क्या हो गया, ईवीएम मशीन हो गई है ना, उससे उसको क्या होता है, जिस दिन मतदान ख़त्म हो जाता है उसको सील लगाकर रख दिया जाता है, उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। और मतगणना के लिए पूर्व निर्धारित तिथि तक उसको एक जगह सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता जब मतगणना होती यानी मतों को गिना जाता, किसको सबसे अधिक वोट मिले, किसको सबसे अधिक मत मिले, और जिसको सबसे अधिक, जिस भी व्यक्ति जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसको अधिक वोट मिलते हैं या अधिक मत मिलते हैं, वो क्या होता है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो जीत जाता और फिर वो अपनी सरकार बनाता ना। जिस दल को सबसे ज़्यादा मत मिलता है, यानी मतगणना के दिन सभी बैलेट में जितनी वो होती पर्चियाँ निकाली जाती हैं, और जो सबसे ज़्यादा चुनाव चिन्ह पे यानी जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, मत मिले होते हैं, वो व्यक्ति निर्वाचित यानी जीत जाता है और फिर वो अपनी सरकार को बनाते हैं, वही दल, उसी दल की सरकार बनती। बच्चों ये हमने देखा भारत में चुनाव के विभिन्न सोपान थे ना। पहले क्या था, प्रत्याशी द्वारा नामांकन, फिर चुनाव अभियान, फिर मतदान, फिर मतगणना। अब हम आते हैं चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले साधन। आखिर क्या क्या साधन होते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले प्रेस व समाचार पत्र। क्या देखेंगे, सबसे पहला चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग किए जाने वाले साधन, कौन कौन से साधन होते हैं ना चुनाव के समय। सबसे पहले साधन क्या होता है, प्रेस व समाचार पत्र। पढ़े लिखे मतदाताओं को प्रचलित यानी प्रभावित करने के लिए, है ना, उनको अपने ओर आकर्षित करने के लिए समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का भी प्रयोग किया जाता है। प्रेस व समाचार पत्र के अंतर्गत क्या आता है कि पढ़े लिखे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न नेता उनमें अपने अपने विचार, समाचार पत्रों में क्या करते हैं, अपने अपने विभिन्न विचार रखते हैं तथा जनता अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हैं, और उनसे क्या करते हैं, समाचार पत्रों में जनता को आकृष्ट करते हैं ताकि और उनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करते हैं ना। तरह तरह से बहुत सारी नीतियाँ उस समाचार पत्रों में लिखी रहती हैं ना। बड़े बड़े नेता अपने अपने बारे में छापते हैं, फ़ोटो छपती है ना,
उस समय ये मेन साधन होता है जिसके द्वारा लोग जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा है, कौन व्यक्ति की क्या नीति है, कौन व्यक्ति क्या है, कहाँ का है, किस दल का है ना। तो समाचार पत्र सबसे बड़ा साधन होता है चुनाव का। बच्चों अभी हमने क्या पहला साधन देखा, प्रेस व समाचार पत्र, यानी प्रेस में समाचार पत्र छपते, तरह तरह के मैगजीन्स निकलती हैं, जगह जगह बहुत सारी चीज़ें प्रेस में छपती हैं और लोगों तक जो लोग खड़े हो रहे हैं, जो लोग प्रत्याशी के रूप में, उनके बारे में लोगों को, जनता को यानी पता चलता है। यानी समाचार पत्र व प्रेस जो होते हैं चुनाव अभियान के प्रयोग में लाए जाने वाले मुख्य साधन है। अब हम आते हैं बच्चों रेडियो तथा टेलीविज़न, है ना। रेडियो आप लोग जानते तो होंगे, है ना। पहले के समय में तो टेलीविज़न भी नहीं होता था, ना मोबाइल होता था, तो रेडियो पे ही पूरा समाचार पूरे टाइम आता रहता था। लोग रेडियो से सुनते थे कौन क्या हो रहा, सारी न्यूज़ हमको रेडियो में ही मिलती थी। लेकिन अब तो टेलीविज़न वगैरह चल गया ना, जिसके माध्यम से प्राय सभी दलों को कुछ निश्चित समय प्रदान किया जाता है जिससे वे अपनी नीतियाँ कार्यक्रम का प्रचार करते हैं। किसके किसके माध्यम से, रेडियो तथा टेलीविज़न। पहले के समय में तो रेडियो से ही सुनते थे, लेकिन अभी भी कई कई जगह जहाँ टेलीविज़न नहीं वहाँ रेडियो ही है, और उसके माध्यम से लोग जो लोग खड़े उनकी नीतियों को जान पाते हैं ना। हाँ, उनके कार्यक्रम को टेलीविज़न में देखते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ सभाएं हो रही हैं ना। अब हम आते हैं घर घर जाकर लोगों से मिलना, ये भी बहुत मुख्य साधन है ना। नेता क्या होते हैं, जो लोग खड़े होते हैं प्रत्येक घरों में जाते हैं ना, हाथ जोड़ के सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि हमें वोट दीजिए, लोगों से मिलते हैं, उनको अपने बारे में बताते हैं कि हम इस दल से खड़े हो रहे हैं, ये हमारा चुनाव चिन्ह है। आपने देखा भी होगा, आप लोग के घर भी आते होंगे, बड़े बड़े नेता आते हैं और अपनी नीतियों के बारे में और अपने बारे में सबको क्या करते हैं, बताते हैं ना। चुनाव के दिन प्रत्येक उम्मीदवार अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर घर घर जाता है ना चुनाव के दिनों में। हाँ, वोट मांगते हैं, मतदाताओं को उम्मीदवार तथा उनके दल के बारे में जानकारी दी जाती है और उनकी शंकाएं जो दूर होती है ना, उनके मन में कुछ भी डाउट होता है उनको क्लियर करते हैं, बताते हैं कि ऐसी बात है, या कुछ भी मन में शंका हो तो उनको दूर करते हैं। लोगों में पोस्टर तथा घोषणा पत्र भी बांटते हैं। आपने देखा घर जाते हैं अपने अपने नाम की पर्चियाँ बांटते हैं ना, बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं, उसमें उनका नाम, उनका चिन्ह, उनकी फ़ोटो लगी रहती है और उनका क्या करते हैं, समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। कहाँ जाके, जो लोग खड़े होते हैं, जिन प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं। ये बच्चों चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले साधन ये भी है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पे, यानी कि पोस्टर लगाना। कभी आपने देखा होगा कि जब चुनाव आने लगता है तो आप जब निकलते हो देखो दीवारों पर, है ना, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं। आपके घर के सामने भी आप कभी देखो, स्कूल की दीवारों पे, मतलब जहाँ भी जगह मिलती है इन लोग क्या करते हैं, अपने अपने पोस्टर्स इसलिए लगाते हैं ताकि लोग उनके बारे में जान सकें कि हाँ ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है, इस दल से खड़ा हो रहा है, इनका ये चिन्ह है। तो पोस्टर लगाना भी एक तरह से बहुत मुख्य साधन है। पोस्टर के माध्यम से राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार पढ़े लिखे मतदाताओं को लुभाने का प्रयत्न करते हैं ना। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनको तो लुभाते हैं, और पोस्टर के द्वारा आकर्षण नारे, प्रभावशाली कार्टून तथा चुनाव संबंधी विभिन्न सूचनाएं भी दी जाती हैं। और जो बहुत से लोग नहीं भी पढ़े लिखे लेकिन पोस्टर में फ़ोटो देख के तो पहचान लेते हैं ना कि हाँ ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है। और ये सब क्या है, चुनाव के साधन है। अब हम देखते हैं सभाएं करना व भाषण देना, है ना। आपने देखा होगा कि जब चुनाव आने लगता है तो नेता लोग जगह जगह सभाएं यानी मीटिंग्स करते हैं, हाँ, और अपने बारे में बताते हैं कि हम देश के लिए ये करेंगे, है ना, हम जनता के लिए ये करेंगे, हम ये नीति अपनाएंगे। जगह जगह आप लोगों ने देखा होगा भाषण, ये भी बहुत मुख्य साधन है। इसके द्वारा बच्चों जनता जान पाती है उनके बारे में, उनकी नीतियाँ जान पाती हैं। अगर ये सभा और भाषण ना दे तो लोग जान ही नहीं पाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा बहुत, ये जब चुनाव आने लगता है जगह जगह ये भाषण और सभाएं चलने लगता है। विभिन्न राजनीतिक दल उम्मीदवार आम सभाएं करके अपने विचार, है ना, एवं जनसाधारण तक पहुंचाते हैं। वे अपनी अथवा अपने दल की अच्छाइयों तथा विरोधी दल की बुराइयों को भी जनता को अवगत कराते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जब वो सभाएं और भाषण देते हैं तो वो अपनी अच्छाइयाँ बताएंगे और जो दूसरे दल जो उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं उनकी बुराइयाँ लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोग उनसे इम्प्रेस हो सकें, उनके ऊपर आकृष्ट हो सकें कि यही लोग सही हैं। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, चुनाव अभियान के दौरान
प्रयोग में लाए जाने वाले साधन में ये पांचवा साधन भी सभाएं करना व भाषण देना भी मुख्य है। अब हम आते हैं बच्चों जुलूस निकालना, है ना। आपने देखा होगा ना कि जब चुनाव आने लगता है तो जगह जगह नेता लोग घूम रहे हैं, खूब जुलूस निकल रहा है, नारे लग रहे हैं और रास्ते में चले जाओ और हर तरह से जुलूस निकल रहा है, जिससे लोग जान सके कि अच्छा ये जुलूस में तो बड़े ढेर लोग शामिल हैं, ताकि लोग उस पर क्या हो सके, आकृष्ट हो सके। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वे अपने पक्ष में करने के लिए विभिन्न दल जुलूस निकालते हैं ना, जिनमें लाउड स्पीकर ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए जाते हैं। मतदाताओं से ये अपील की जाती है कि वे उस दल अथवा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें ना। जुलूस में देखा होगा लाउड स्पीकर लेके घूमते रहते हैं, है ना, और जो जो चिल्लाते रहते हैं और ये जनता से अपील करते रहते हैं। अपील मतलब अनुरोध करते रहते हैं, रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि वो उनके उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करें। बच्चों अभी हमने देखा ये सब क्या था, चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले साधन प्रेस व समाचार पत्र था। दूसरा रेडियो तथा टेलीविज़न। तीसरा हमने देखा घर घर जाकर लोगों से मिलना। और चौथा था साधन पोस्टर लगाना। पांचवा साधन था सभाएं करना व भाषण देना। और छठा है जुलूस निकालना। अब हम आते हैं बच्चों भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं, है ना। अभी तक हमने साधन देखा, अब हम किस पे आते हैं बच्चों, भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं। बच्चों अब हम आते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं। पहला है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव, है ना। बच्चों भारत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के चुनाव किए जाते हैं। लोकसभा, विधानसभाओं, नगर पालिकाओं तथा पंचायतों आदि के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष, है ना। इसके विपरीत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ना। आपको जैसे समझ में आया, पहला क्या है, प्रत्यक्ष। भारत में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के चुनाव किए जाते हैं, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका तथा पंचायतों आदि में प्रत्यक्ष कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष ना, सदस्य ना द्वारा चुने जाते हैं। किसके सदस्य, पंचायतों के भी चुने जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, किस तरह से, अप्रत्यक्ष रूप से यानी चुने जाते हैं। ये है इनकी विशेषता। अब हम आते हैं चुनाव याचिका। जैसे कि आप जानते हैं चुनाव याचिका क्या चीज़ है बच्चों। चुनाव याचिका वो चीज़ है जिसकी यदि कोई उम्मीदवार, है ना, या मतदाता, उम्मीदवार मतलब जो खड़ा हो रहा ना, प्रत्याशी जो था, या मतदाता किसी भी चुनाव से संतुष्ट नहीं है यानी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उच्च न्यायालय में उस चुनाव के विरुद्ध अपनी याचिका भेज सकता है ना। उसी को चुनाव याचिका कहते हैं। यानी कोई भी उसको किसी तरह का उस चुनाव से कोई प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा चीज़ है जो नापसंद हो रहा है या कुछ है, तो वो अपनी याचिका क्या करता है, कहाँ पर भेज सकता है, उच्च न्यायालय में चुनाव के विरुद्ध दाखिला कर सकता, यानी कि दाखिल कर सकता है, अपनी याचिका भेज सकता है। ये चुनाव याचिका होती है। अब हम आते हैं बच्चों तीसरा पॉइंट, क्या है, वयस्क मताधिकार, है ना। जैसा कि हम पहले भी बता चुके, वयस्क मताधिकार से क्या मतलब है। भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होते हैं, है ना। वयस्क मतलब एडल्ट, यानी जो 18 वर्ष के हो जाते हैं। आप 18 वर्ष से पहले बच्चों मतदान का प्रयोग नहीं कर सकते। जो व्यक्ति 18 वर्ष का होता वो अपने आप वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, उसी को हम कहते हैं वयस्क मताधिकार, है ना। भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं। इनका अर्थ यह है कि प्रत्येक उस नागरिक को, है ना, जिसकी आयु 18 वर्ष अथवा इससे अधिक है, बिना जाति, धर्म, लिंग तथा रंग आदि के भेदभाव के मतदान का अधिकार दिया जाता है ना। वयस्क मताधिकार मतलब जो 18 साल का हो या उससे ऊपर हो, बिना जाति, बिना धर्म, लिंग आदि के भेदभाव, यानी कोई भेदभाव नहीं होता, वो अपने मत का प्रयोग कर सकता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वयस्क मताधिकार। अब हम आते हैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित करना। ये भी विशेषता है किसकी, भारतीय चुनाव प्रणाली की। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि भारतीय संविधान के अनुसार, है ना, संसद के राज्यों के विधानमंडलों
तथा स्थानीय स्वशासन के इकाइयों में पिछड़ी जातियों तथा हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था की गई। यानी अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए स्थान क्या है, सुरक्षित है। ये किस में है, भारतीय संविधान के अनुसार संसद तथा राज्य के विधान मंडलों में, है ना। अब हम आते हैं बच्चों पाँचवें पॉइंट पे। किस पे आते हैं, पाँचवें पॉइंट पे। एक निर्वाचन क्षेत्र तथा संयुक्त निर्वाचन क्या है, ये भी एक विशेषता है। एक निर्वाचन क्षेत्र तथा संयुक्त निर्वाचन। बच्चों स्वतंत्रता से पहले ना क्या बोलते, ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लागू किया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये चुनाव प्रणाली जो थी, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को समाप्त किया गया। अब एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता, चाहे वे किसी भी जाति अथवा धर्म से संबंध रखते हो, अपना एक ही प्रतिनिधि चुन सकते हैं ना। इसका अर्थ यह कि चुनाव समय समस्त देश को या राज्य को इसमें चुनाव होना है, लगभग बराबर जनसंख्या वाले चुनाव क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक सदस्य निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र तथा संयुक्त निर्वाचन का अर्थ यही हुआ कि जो पहले स्वतंत्रता, पहले से जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिटिश सरकार ने भारत में रहने वाले को सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को लागू किया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये प्रणाली को क्या किया, सांप्रदायिक प्रणाली, चुनाव प्रणाली को समाप्त किया गया, और एक चुनाव क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता, चाहे वह किसी भी जाति के हों अथवा धर्म के हों, संबंध रखते हुए अपना एक ही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अर्थात चुनाव के समय समस्त देश या राज्य जिसमें वे चुनाव होना है, लगभग बराबर जनसंख्या, है ना, बराबर जनसंख्या वाले चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में एक ही सदस्य निर्वाचन किया जाता है, एक ही सदस्य निर्वाचित किया जाता है। अब हम आते हैं बच्चों गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि यानी कि जो मतदान होता है गुप्त तरीके से, यानी किसी को ये खबर ना हो कि वो किस व्यक्ति को मत दे रहा है, किसको वोट दे रहा है ना। अगर ऐसा ना हो तो बच्चों एक दूसरे का वोट पता चल जाए ना, तो लोग कहने लग जाए कि हमको वोट दो, हमें दो, हमें दो, है ना। लेकिन जब तक यानी कि मतदान जब तक नहीं होता, किसी को भी ये नहीं मालूम रहता कि जो व्यक्ति मत देने जा रहा या वोट देने जा रहा वो किसको दिया जा रहा ना। और अगर सबके सामने चीज़ होने लगे तो ये लड़ाई का वो है, इसीलिए गुप्त रखा जाता है ये सब बात कि किस व्यक्ति ने किसको वोट दिया, है ना। चुनाव गुप्त मतदान रीति से होता है ना, गुप्त मतदान से होता है। स्वयं मतदाता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को भी इस बात का पता नहीं चल सकता कि मतदाता ने किस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। यानी नाम वोट देने से पहले हर व्यक्ति तो बोलेगा हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जब वो जाता है, जब वो अपना वोट देता है, तो वो इस तरह से होता है, मशीन में जाता है कि किसी को ये नहीं पता चल सकता कि किस व्यक्ति ने किस उम्मीदवार को वोट दिया। ना वोट डालने से पहले बच्चों ना इसको गुप्त रखा जाता है, ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बच्चों हमने बताया, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव याचिका, वयस्क मताधिकार, अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित करना। पाँचवा पॉइंट था एक निर्वाचन क्षेत्र तथा संयुक्त निर्वाचन, और छठा जो है विशेषता गुप्त मतदान। बच्चों हमने आपको आज जो पढ़ाया चुनावी राजनीति का दूसरा भाग, उसमें हमने भारत में चुनाव के विभिन्न सोपानों का वर्णन हमने करा, है ना, जिसमें प्रत्याशियों द्वारा नामांकन था, चुनाव अभियान था, है ना, मतदान था, मतगणना थी। फिर हमने देखा चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले साधन, प्रेस व समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविज़न, घर घर जाकर लोगों से मिलना, है ना। चौथा पॉइंट था पोस्टर लगाना, सभाएं करना व भाषण देना। हाँ, छठा था जुलूस निकालना। ये क्या था, साधन थे। किसके साधन थे, चुनाव अभियान के। फिर हम आते हैं भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता, है ना, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव याचिका, वयस्क मताधिकार, अनुसूचित जातियां तथा जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित करना, एक निर्वाचन क्षेत्र तथा संयुक्त निर्वाचन, गुप्त मतदान। बच्चों अब हम इससे संबंधित
कुछ प्रश्न देने जा रहे हैं ना, इनको आप सुनिएगा पहले वीडियो, तब हल करिएगा। जो भी मैं प्रश्न दे रही हूँ इसी से संबंधित है, इसको अच्छे से पहले वीडियो को सुनिएगा, फिर जो मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ उसको अपने शब्दों में लिखिएगा, कॉपी में हल करिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है बच्चों, भारत में चुनाव के विभिन्न सोपान क्या हैं? पहला प्रश्न क्या, भारत में चुनाव के विभिन्न सोपान क्या हैं? विस्तार से लिखिए ना, सारे जो पॉइंट्स होंगे बच्चों अपने शब्दों में लिखिएगा। मैंने आपको इस वीडियो में एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझाया है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले कौन कौन से साधन हैं? चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाले कौन कौन से साधन हैं? फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, भारतीय चुनाव की प्रणाली जो है, भारतीय चुनाव की प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं? मैंने अभी आपको बताया है, सारी विशेषताओं को आप अपने विस्तार से अपने शब्दों में ज़रूर लिखिएगा बच्चों। सारे प्रश्नों को अच्छी राइटिंग में कॉपी में लिखिएगा और याद भी करिएगा। बच्चों हम अपनी कक्षा को, यानी जो 9th क्लास की मैंने सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा ली, जिसमें मैंने आपको चुनावी राजनीति का दूसरा भाग पढ़ाया ना, जो कि ये सामाजिक विज्ञान का जो नागरिक शास्त्र का जो भाग है ना, उसमें से मैंने आपको जो चुनावी राजनीति का दूसरा भाग पढ़ाया, यहीं पर हम अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।